16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले एटॉमिक बॉम्ब को पहली दफा टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे और इनको जरा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ वेपन इतना खौफनाक और इतना खतरनाक हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये तारीखी जुमले कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे लाकर खड़ा कर दिया। जिस शख्स की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसी इंसान को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलीलो रुस्वा क्यों कर दिया। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और एक बार फिर से शहरी ट्यूब की वीडियोस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सरंजाम दिए थे, लेकिन मेनली उनको हिस्ट्री में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन न कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी की गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वो किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। उनकी रिसर्च पर ही उनकी सबसे ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस यूएस से आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन यूरोप में फिर हिटलर का राज शुरू हुआ। उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखकर ये कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस आर्मी को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो खत लिखते ही नहीं। फिर अब होना तो यही चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, और ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सरबराही ओपनहाइमर के हवाले कर दी गई। ओपनहाइमर आइंस्टाइन के व्यूज से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता है। यूएस ने प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 में इस प्रोजेक्ट पर लगभग $2 बिलियन का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलामोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर लगभग 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। इनमें साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स समेत लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको यही डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ भी ना बताएं, इवन के अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। सब लोगों को जाली नाम दिए गए थे और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक के ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोलकर पढ़ता था, उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए यहाँ सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी,
वर्कर्स ना तो एंट्री पास के बगैर अंदर आ सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलामोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स में भी सिटी नेम नहीं बल्कि पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे हैवी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स जबकि 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लिया जाए तो टोटल एटॉमिक मास यूरेनियम का 238 सामने आता है। अब साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स और काफी रिसर्चेस के बाद ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम 238 को अगर एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो उसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर इस न्यूट्रॉन को इस नए एलिमेंट 235 से कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे नए यूरेनियम 235 से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है और ये सारा चेन रिएक्शन चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जबरदस्त एक्सप्लोजन और बहुत सारी एनर्जी एमिशन की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चोटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ती तो हैरत अंगेज तौर पर अमेरिका को 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है और रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी ये बॉम्ब उनसे पहले तैयार ना कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इससे पैदा होने वाली मैस डिस्ट्रक्शन को देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला वेपन था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। ये ह्यूमैनिटी को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है ये जाने बगैर अमेरिका ने इसको अगले ही मंथ जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 6 दिनों बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ओपनहाइमर के काम की वजह से अमेरिका बहुत खुश हुआ होगा और उनको नोबेल प्राइज देगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। ओपनहाइमर ने शुरू में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस इंसिडेंट ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। वो चाहते तो अमेरिका की इस पावर को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे और इसी वजह से वो अमेरिका का बहुत ही नाजुक एसेट साबित हुए। इसके बाद अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसीज ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बॉम्ब्स के धमाके पूरी दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी लेकिन हुई कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को नहीं था। सबका शक ओपनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी क्योंकि अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज थी। पर खुद ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर और स्टेट सीक्रेट के दरमियान अब एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपनहाइमर को सोवियट्स का एजेंट बताया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका सोवियट्स और कम्युनिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंसदान का दर्जा रखते थे, उनको बेइज्जत करके उनके प्रोजेक्ट्स के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई फायदा ना हो सका। अगले कई साल ओपनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ओपनहाइमर को एक ऑफर दी कि वो एक फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल बनाएंगे, जिससे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा वापस मिल सकती है। लेकिन इस बार ओपनहाइमर ने इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं। इसी वजह से उन्होंने ओपनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में वो चल बसे। उनकी एशिस यूएस वर्जिन आइलैंड के एक बीच पर बहा दी गई, जो कि आज ओपनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। एंड मजीद इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।